नमस्कार, मैं हूं नवेद कुरैशी। नमस्कार, दमदार 10 देख रहे हैं आप। मैं हूं अनुराग दीक्षित। घड़ी की सुई 10 का इशारा कर रही है और हम आपके लिए लेकर आए हैं दमदार 10। ना एजेंडा, सिर्फ ना प्रोपेगेंडा, यहां पर सिर्फ दमदार खबरें मिलेंगी और वो भी बिल्कुल नए अंदाज में। जी हां, दमदार 10 मतलब 10 न्यूज एलिमेंट, ग्राउंड जीरो पर पूरी पड़ताल वाला नेशन इन्वेस्टिगेशन और खबर का हर पहलू बताने वाला नेशन स्पेशल। इसके अलावा आपके देश और दुनिया से लेकर बाकी तमाम शहरों की खबरें भी हम सुपरफास्ट 50 में दिखाएंगे और लाइट डिटेक्टर प्राइम दिखाएंगे आपको, जो हर झूठ से पर्दा हटाता है, और भी बहुत कुछ। इसीलिए बने रहिए अगले 1 घंटे हमारे साथ। तो चलिए, सबसे पहले नेशन इन्वेस्टिगेशन। क्या वाकई योगी आदित्यनाथ का नाम लेने पर आरएसएस की शाखा प्रमुख का गला काट दिया गया? क्या केरल में एसडीपीआई के लोग भगवादारी का नाम भी नहीं सुनना चाहते, या बात कुछ और? योगी योगी के नारे लगाए तो गर्दन काट डाली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारेबाजी की कीमत एक आरएसएस कार्यकर्ता को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। योगी योगी कहने पर विरोधियों ने उसकी गर्दन काट दी और दाहिना हाथ काटकर शरीर से अलग कर दिया। योगी समर्थकों पर तलवार क्यों चलाई? क्या योगी का नारा विरोधियों को इतना चुभता है कि वो योगी योगी कहने पर किसी को मौत के घाट उतार दे, गर्दन काट दे, शरीर के अंग भंग कर दे? नेशन इन्वेस्टिगेशन में आज इसी बात की पड़ताल करेंगे कि क्या यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारेबाजी पर आरएसएस कार्यकर्ता नंदू कृष्णा की हत्या कर दी गई? क्या जिहादी ग्रुप के निशाने पर हैं योगी आदित्यनाथ के समर्थक? अगर नहीं तो फिर आरएसएस कार्यकर्ता नंदू कृष्णा की गला काटकर हत्या क्यों की गई? ये घटना केरल में हुई, लेकिन इसका डायरेक्ट असर लखनऊ में हुआ। इस पूरी वारदात के बैकग्राउंड में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का केरल दौरा बताया जा रहा है। गौरतलब है कि हाल ही में सीएम योगी केरल में विजय यात्रा में शामिल हुए थे। ये बीते रविवार की तस्वीरें हैं, जब योगी आदित्यनाथ वामपंथ के सबसे आखिरी किले को भेदने के लिए केरल पहुंचे थे। तब केरल की सड़कें बीजेपी के झंडों से पटी पड़ी थी। सीएम योगी के स्वागत में पूरा रास्ता भगवा मैं हो चुका था। केरल के कासरगोड में सीएम योगी की सभा थी। सभा स्थल पर भीड़ ऐसी कि खड़े होने तक की जगह नहीं बची। सीएम योगी जब मंच पर भाषण देने के लिए खड़े हुए तो पूरी सभा जय श्री राम के नारों से गूंज उठी। यहाँ की सरकार लव जिहाद के नाम पर प्रारंभ की जा रही यहाँ की पूरी व्यवस्था को ध्वस्त करने की साजिश के खिलाफ आज तक कोई प्रभावी कानून नहीं बना पाई। लव जिहाद के बारे में यहाँ की न्यायालय ने 2009 में इस बात को स्पष्ट किया था कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। उस सब के बावजूद यहाँ की सरकार सोई भी है। तो क्या योगी के बयान से भड़के केरल के जिहादी गैंग ने आरएसएस कार्यकर्ता की गला काटकर हत्या की, या फिर आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या के पीछे वजह कुछ और है? ये बताएं। उससे पहले योगी के दौरे के दौरान विरोधी खेमे में कैसे बेचैनी छाई थी, वो देखिए। कासरगोड की सभा में योगी लव जिहाद पर जबरदस्त प्रहार कर रहे थे और कुछ किलोमीटर दूर विरोधी एसडीपीआई के कार्यकर्ता योगी गो बैक के नारे लगा रहे थे। योगी रविवार को केरला पहुंचे थे
लेकिन उनके लखनऊ लौटने के 72 घंटे बाद भी एसडीपीआई का विरोध खत्म नहीं हुआ। इसी दौरान बुधवार को एसडीपीआई के कार्यकर्ताओं के निशाने पर 22 साल के नंदू कृष्णा आ गए और आरोपियों ने गला काटकर उसकी हत्या कर दी। नाम नंदू कृष्णा, उम्र 22 साल, परिचय आरएसएस के शाखा प्रमुख। 22 साल के नंदू की जिस बेरहमी से हत्या की गई वो सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। आरोप है कि एसडीपीआई कार्यकर्ताओं ने बुधवार रात 8 बजे चंदे के लिए रैली निकाली थी। इस दौरान उन्होंने नंदू कृष्णा की गर्दन पर हमला किया। धारदार हथियार से नंदू का हाथ उसके शरीर से अलग कर दिया। आदमी लोग एसडीपीआई का 10-15 लोग बाहर से आया था और ये छोटा लड़का वो दोनों लड़कों को मार किया था और गणनायक यदु वो गांव से अंदर उन लोगों का मारने के लिए हत्या किया था। रात के 8 बजे ये वारदात नागमकुला नगरा रेलवे स्टेशन के पास हुई थी। जख्मी नंदू को तुरंत एर्नाकुलम हॉस्पिटल ले जाया गया मगर उसकी मृत्यु हो गई थी। सवाल ये है कि क्या नंदू की हत्या योगी आदित्यनाथ के समर्थन में नारे लगाने के कारण हुई थी? इसकी पड़ताल हम पूरी दिखाएंगे। इससे पहले केरला पुलिस का ये बयान सुनिए। എല്ലായിടത്തും പോലീസ് പിക്കറ്റ് ഇടുന്നുണ്ട്. മാക്സിമം ആൾക്കാർ പക്ഷേ ആൾക്കാർ PSC എക്സാം എഴുതുന്നുണ്ട്. കുറേ കുട്ടികളും അവരുടെ ബൈക്കിലുണ്ട്. എല്ലാം സ്ട്രോങ് ആക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. 8 പേരെക്കാൾ കൂടുതൽ ആളുകളുണ്ടോ കസ്റ്റഡിയിൽ? 8 പേരാണ് ഇപ്പോൾ കസ്റ്റഡിയിലുള്ളത്। पुलिस ने जिन 8 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है उनके पास से कई तलवारें भी बरामद हुई। State government has been soft on the terrorist agencies in the state. We had seen it in earlier occasions also. Such organizations, even when they had taken law into their hands, the government was not forthcoming in taking strict action. SDPI എന്ന് പറയുന്ന തീവ്രവാദ സംഘടന ആസൂത്രിതമായി നടപ്പിലാക്കിയ കൊലപാതകമാണ് ചേർത്തലയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. രാഷ്ട്രീയ സ്വയംസേവക സംഘത്തിന്റെ ഗണപ്രമുഖായിട്ടുള്ള നന്ദുവിനെയും അതുപോലെ മറ്റ് രണ്ടുപേരെ നന്ദുവിനെ കൊലപ്പെടുത്തുകയും മറ്റ് രണ്ടുപേര് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള പരിക്കേറ്റ് ആശുപത്രിയിലാണ്. ആലപ്പുഴ ജില്ലയിൽ ഈ തീവ്രവാദ ശക്തികൾ ബലം പ്രാപിക്കുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ഇന്ന് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. പോലീസ് അധികാരികൾ വളരെ ഗൗരവത്തോടു കൂടി ഈ വിഷയത്തെ കാണണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് അഭ്യർത്ഥിക്കാനുള്ളത്. ये कुछ दिनों पहले की तस्वीर मलप्पुरम में पीएफआई की रैली में कुछ लोग संघ की यूनिफॉर्म पहने दिख रहे थे। आरएसएस यूनिफॉर्म पहने लोगों को जंजीर से बांधा गया था और उनका जुलूस निकाला जा रहा। रैली में इस्लामी नारे भी लगाए जा रहे थे। उसी केरल में रविवार को हुए योगी विरोध की तस्वीर देखी। पीएफआई के कार्यकर्ता हाथ में गो बैक योगी का बैनर लेकर दिख रहे हैं और योगी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी कर रहे हैं। का विजय यात्रा उद्घाटन करने के लिए योगी आदित्यनाथ केरल में आया था। यह संदर्भ SDPI मुस्लिम योग करते हैं योगी आदित्यनाथ नहीं आएगा। केरल में योगी आदित्यनाथ दुश्मन है, वो केरल में नहीं आएगा। हम लोग पकड़ेगा, हम लोग तिरस्कार करेगा। नेशन इन्वेस्टिगेशन टीम ने जब इस मामले की पड़ताल की तो कई बातें निकलकर सामने आई। पहली ये कि रविवार की ही तरह बुधवार को भी SDPI कार्यकर्ताओं ने योगी के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी की जिसका आरएसएस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया और इस विरोध के रिएक्शन में SDPI कार्यकर्ताओं ने आरएसएस कार्यकर्ताओं पर जानलेवा हमला कर दिया। इसमें आरएसएस के 3 कार्यकर्ता घायल हुए और आरएसएस के शाखा प्रमुख नंदू कृष्णा की मौत हो गई। कहा यह भी जा रहा है कि योगी के दौरे के दौरान योगी और बाकी राइट विंग के नारे लगाने पर बहस हुई। हालांकि यह अभी जांच का विषय है, लेकिन यह तय है कि आरएसएस और SDPI के बीच विचारधारा की लड़ाई पुरानी है। लेकिन ताजा राजनीतिक हिंसा के बैकग्राउंड में सीएम योगी का वो केरल दौरा था और जिसके खिलाफ SDPI ने पहले विरोध जताया और फिर उकसावे के बाद हिंसा शुरू कर दी और इसी हिंसा की भीड़ चढ़ गए 22 साल के नंदू कृष्णा।
कुल मिलाकर हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये काफी हद तक सच पाया कि योगी के दौरे के दौरान ही नारेबाजी को लेकर कहासुनी हुई। मामला बढ़ता रहा। 3 दिन बाद जब चंदे को लेकर मामला और गर्म हुआ तो नौबत मर्डर तक आ पहुंची। टीम न्यूज़ नेशन। अनुराग, ये केरल में हो क्या रहा है आखिर? क्या बंगाल की तरह ही यहाँ पे भी चुनावी राज्य केरल, और चुनाव से पहले सारा खून खराबा हमें देखने को मिलेगा? बिल्कुल, सियासी हिंसा लगातार नजर आ रही है नवेद, और खासकर जिस तरीके से आरएसएस और एसडीपीआई के लोगों के बीच में झड़प हुई है, उसके बाद केरल के चुनावी माहौल में तनाव तो और ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। तो चलिए दमदार 10 में आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं नेशन स्पेशल। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनावी बिगुल बच चुका है, लेकिन सबकी नजरें बंगाल पर टिकी है, क्योंकि दावा यह किया जा रहा है कि यहां पर परिवर्तन की लहर चल रही है। लेकिन इन सब के बीच दीदी दोबारा या इस बार उनका जो परिवर्तन का नारा है वो चलेगा या नहीं? वोटिंग से पहले क्या है बंगाल के अलग अलग जिले की जनता का मूड, ये हम आपको दिखाते हैं। चुनाव का बिगुल बज चुका है। कहां और कब वोटिंग है सब कुछ तय है, लेकिन बंगाल की जनता का मूड क्या है? जनता ममता दीदी पर ही मेहरबान है या फिर परिवर्तन की बयार है? आज हम बंगाल बोले में बंगाली मानुष का मूड दिखाएंगे। कोलकाता से लेकर दार्जिलिंग तक, दुर्गापुर से लेकर अलीपुरद्वार तक, बंगाल के कोने कोने से चुनावी हवा का रुख समझने की कोशिश करेंगे। महिला, युवा, मुसलमान, चाय वर्कर से लेकर आदिवासियों से भी बात कर उनका मूड समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले समझिए क्या है नॉर्थ 24 परगना और हुगली की जनता का मूड। 50-50 में है, समझे ना? ये अभी दीदी अच्छी हैं सरकार में या कोई दूसरा आदमी चलेगा? ना ना, दीदी ठीक है। अभी 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 चुनाव में किसका भला हो सकता है? अरे बीजेपी का होगा, भारतीय जनता पार्टी, अर्जुन सिंह। ताकि अभी चुनाव भी चल रहा है, पश्चिम बंगाल में चुनाव होने वाला है। हाँ, तो अभी क्या लगता है आप लोगों को कि दीदी आएगी कि कोई दूसरी पार्टी का सरकार बन सकता है? दूसरी पार्टी का सरकार बना है, लेकिन हमरा बदल चाहिए। इस बार बंगाल में क्या होगा, क्या हो रहा है? अभी चुनाव का माहौल एकदम गर्म है। चुनाव का माहौल में बीजेपी आएगा। लोग युवा लोग जो है सब दीदी के साथ है क्या? हाँ, दीदी सर, दीदी। हुगली की लेडी वोटर जहां मोदी के साथ है, तो वहीं युद्ध दीदी पर मेहरबान। लेकिन पूर्वी वर्धमान और दुर्गापुर का माहौल क्या है, ये देखिए। क्या लग रहा है कि आप लोग इतनी ताकत लगा रही हैं, इतना जोर लगा रही हैं, क्या होगा इस बार बंगाल में? अब इस बार बंगाल में मोदी जी आएगा। 21 का विधानसभा निर्वाचन में हम लोग आएंगे और पूरा दम से आएंगे। एक ही इंसान को, आदमी को पसंद किया जाता है, उसे पूजा किया जाता है, दीदी, जिसका नाम है दीदी। बीजेपी को लेकर ज्यादा जोर है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में लगता है कि सत्ता का परिवर्तन नजर आ रहा है। चुनाव आने वाला है, खूब गहमा गहमी है, नेता वेता सब आ रहे हैं, चुनाव प्रचार कर रहे हैं, दीदी भी लगी हुई है, दादा भी लगे हुए हैं। तो दादा कौन दादा आएगा? शुभेंदु आएगा ना। बट दीदी भी कम नहीं है, तो हमें तो लग ही रहा है कि दीदी की अच्छा टक्कर देगी। मतलब दुर्गापुर में परिवर्तन की बयार है, लेकिन आसनसोल और खड़गपुर की जनता किसके साथ है, ये देखिए। आपको क्या लग रहा है? अभी जीतेगा बीजेपी। ये 2021 में भारतीय जनता पार्टी अभी सरकार बनाएगा। 2021 में ममता बनर्जी की सरकार फिर से आ रही है। 21 की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। क्या बोलेंगे, हम लोग का दीदी अच्छा है। बीजेपी का जोर चल रहा है कि टीएमसी दीदी का जोर चल रहा है? 100% बीजेपी का ही चल रहा है। अब तो यहाँ पूरा खड़गपुर जो है बीजेपी का ही है। रीजन ये है कि दीदी 10 साल में कुछ नहीं करी बंगाल के लिए। हम तो ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है और बंगाल पूरा ही ममता बनर्जी को सपोर्ट करता है। ऐसा कोई बात ही नहीं है। ऐसा कोई बात नहीं है। हमारे लिए तो ममता ठीक है। ममता दीदी ठीक है। क्या क्या ऐसा लग रहा है कि ममता दीदी को आप लोग को? हम लोग के लिए बहुत कुछ करते हैं। देश का पहला आईआईटी जिस शहर में बना, वहां के लोगों का मूड तो आपने देख लिया, लेकिन जहां गुरुदेव की यूनिवर्सिटी है, वहां के युवाओं का मूड क्या है, ये जानना भी जरूरी है।
अभी चुनाव भी आने वाला है, तो आप लोगों को कौन सी पार्टी पसंद है? ऐसे तो है, हम मोदी जी के ही फैन। मोदी जी के फैन। मैं भी, मतलब मैं अभी तक तो 18 हुई नहीं हूँ, बट मैं अभी भी सपोर्ट करती हूँ मोदी जी को ही। तो लेकिन यहाँ पे आप लोगों के स्टेट में तो अभी दीदी जी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बट इस साल हो तो कुछ चेंजेस आ जाएगा। हम लोग को तो चेंज चाहिए, कोशिश चल भी रहा है। बीजेपी के झंडे काफ़ी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर कांग्रेस है, परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? यहाँ लगता है परिवर्तन हो जाएगा। आप सरकार से खुश हैं? परिवर्तन चाहिए कि नहीं चाहिए? राज्य में और क्या? परिवर्तन चाहिए। अभी तो राज्य का ही चुनाव है ना। हाँ एकदम, राज्य का परिवर्तन तो चाहिए ही। हिंदू लोग सुरक्षित महसूस नहीं करते खुद को? नहीं, एकदम नहीं। परिवर्तन आपको चाहिए? राज्य की सरकार में चुनाव होने वाला है, ऑब्वियसली चाहिए। बंगाल के नवाबों के शहर मुर्शिदाबाद के हिंदू वोटरों के बीच जो डर है, जो आशंकाएं हैं, वो आपने देखा। लेकिन बंगाल के मुसलमान किसके साथ हैं, ये देखिए। आपको मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी अच्छा लगता है। क्यों? सब दिख दिए भालो लगता है। आप लोग इतने नाराज क्यों हैं? मदरसा में जो 500 शिक्षकों को नियुक्त किया था, ये एक भी वेतन नहीं मिल रहा है उसको। ये धोखा दिया ममता बनर्जी। जरा अभी आइए दादा, आगे आइए। आपको कौन अच्छा लगता है? प्रधानमंत्री मोदी अच्छे लगते हैं कि ममता दीदी अच्छी लगती है? मोदी बोले। आप बताइए, आपको बीजेपी अच्छी लगती है, टीएमसी अच्छी लगती है? बीजेपी अच्छा लगती है। ममता बनर्जी ने ठीक काम किया है। हाँ, क्या कोई भेदभाव नहीं, कोई भेदभाव नहीं, इसमें ममता का बहुत बड़ा हाथ है। तो आप परिवर्तन चाहते हैं या फिर ममता बनर्जी ठीक है? जी बिल्कुल, ममता बनर्जी ही रहेंगे, और हम लोग सब कोई नहीं, सभी कोई। ममता बनर्जी सरकार हम लोगों के लिए सही है। मोदी और ममता को लेकर बंगाल के मुसलमान साफ तौर पर बटे हुए हैं, लेकिन दार्जिलिंग और सिलीगुड़ी की जनता का मूड क्या है? चुनाव आने वाले हैं, मुद्दा यहाँ का क्या है जिस पर लोग बातचीत करते हैं या वोट करते हैं? 2-3 समस्या क्या है वो जरा अगर आप बता दें तो। नहीं, समस्या ऐसा है ना, मुद्दा तो आप क्या है, हम लोग गरीब लोग है ना, गरीब लोग का सेवा करना ही सबसे बड़ा मुद्दा होता है। हम लोग का तो बहुत समस्या है, हम लोग का तो पानी भी नहीं मिलता है, पीने का पानी नहीं मिलता है। बीच में ये भी आया था कि पैसा कुछ बढ़ेगा, इधर बढ़ा नहीं, फिर उसके बाद इतने कम पैसे में घर का खर्च कैसे चलता है? कैसे चलता है? उस समय किसी प्रकार खरीद के खाते हैं, बाकी ढाकी करके खाते हैं। यहाँ पे तो बहुत समस्या है। जैसे 12 दिन में उनको 1800 रुपये मिलता है, यानी महीने भर में 24 दिन काम होता है, उसमें 3600 रुपये बनते हैं इनके। 3600 रुपये में इनके परिवार चलाना बहुत ही मुश्किल है। चुनाव को लेकर आप क्या सोच रहे हैं? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? होगा। यही बताएंगे कि 100% ममता बनर्जी ठीक रहेगी। एक में बात बोलो, परिवर्तन का हवा बह गई है। जी सर, बंगाल में ममता बनर्जी बिल्कुल सही है। सिलीगुड़ी में जहां परिवर्तन की लहर है, तो वहीं बंगाल का आदिवासी समाज क्या सोचता है? इधर बीजेपी आएगा, बीजेपी। आप सीधे पहली लाइन पर आ गए कि बीजेपी आएगा? इधर बीजेपी। वोट मांगने से तो आता है, लेकिन क्या बोलेगा, देखने से कोनो असुविधा पारी होले, देखने नहीं आता है। स्कूल नहीं है यहाँ। देखिए आप समस्या बता रही हैं, स्कूल नहीं है, और बताइए। स्कूल नहीं है, रास्ता नहीं है, सिलेंडर भी नहीं मिलता है, घर भी नहीं मिलता है। लोग क्यों परिवर्तन की बातचीत कर रहे हैं? कुछ काम नहीं हुआ, इसलिए इसी वजह से नाराज हुआ है। आपने बंगाल के अलग अलग इलाकों से जनता का मूड तो देख लिया, लेकिन बंगाल में अगली सरकार किसकी बनेगी, ये तो ईवीएम से ही तय होगा। टीम न्यूज़ नेशन। तो अनुराग, वाकई इस बार बंगाल का चुनाव बड़ा ही दिलचस्प रहने वाला है, नतीजे चौंकाने वाले भी हो सकते हैं। जी हाँ नवेद, ममता ने तो आज नया शगुफा भी छोड़ दिया है इस बीच। वो कह रही हैं कि 8 चरणों में चुनाव से बीजेपी को फायदा होगा। अनुराग, चलिए देखते हैं नेशन वायरल, मतलब वो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। कोलकाता के इस शख्स को देखिए जो झालमुड़ी बनाने के लिए अपने यूनिक स्टाइल की वजह से चर्चा में है। झालमुड़ी बनाने के दौरान ये शख्स बीच बीच में लोगों को एंटरटेन भी कर रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म में झालमुड़ी बनाने का ये स्टाइल काफी पॉपुलर हो रहा है। हाथी की धमा चौकड़ी की ये तस्वीरें वेस्ट मिदनापुर की हैं, जहां मेडिकल कॉलेज में हाथी की एंट्री के बाद हड़कंप मच गया। बाद में पुलिस और वन विभाग की टीम ने हाथी का क्रेन के जरिए कुछ इस तरह रेस्क्यू किया। इस ऑपरेशन में किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। दूर से आम दिखने वाली भगवान राम की ये मूर्ति पास से देखने पर बेहद खास लगेगी, क्योंकि ये बनी है सिक्कों से। भगवान राम और उनके मंदिर को समर्पित इस मूर्ति में 1 और 5 के 60,000 सिक्के लगाए गए हैं, जिनकी कीमत कुल 2 लाख रुपए है। इसे बेंगलुरु के लालबाग वेस्ट गेट के पास रखा गया है।
अब इस शख्स को देखिए जिसने लकड़ी के सामान से ही अपने लिए जिम बना लिया। इस डिजाइन को पूरा करने के लिए करीब 2 हफ्ते का वक्त लगा। सोशल मीडिया पर लकड़ी का जिम लोगों को खूब रास आ रहा है। ये शिवलिंग किसी मंदिर में नहीं बल्कि ग्वालियर जेल में बनाए गए हैं। दरअसल ग्वालियर जेल में 10 दिन की भगवत कथा का आयोजन किया गया था, जिस दौरान वहां के कैदियों ने रोजाना 9 घंटे काम करके 1 करोड़ 25 लाख शिवलिंग का निर्माण किया। सिर्फ कैदी ही नहीं, सिपाही और जेल के अन्य कर्मचारियों ने भी इसमें अपनी भागीदारी दी। तो देखा आपने नवेद, जो तमाम वीडियोस वायरल हो रहे हैं और खासकर कोलकाता की जो इस झालमुड़ी वाले वीडियोस की अगर बात की जाए तो इसको लगातार बहुत ज्यादा लाइक्स मिल रहे हैं, लाखों में व्यूज मिल रहे हैं। जी, सिक्कों वाले भगवान राम की मूर्ति को भी लोग खासा पसंद कर रहे हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नवेद, और दमदार 10 में अपने दर्शकों को जल्दी से आज की 50 खबरें दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। 5 राज्यों में चुनाव का ऐलान। बंगाल में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक 8 चरणों में वोटिंग। असम में 126 सीटों पर 3 चरण में चुनाव। 27 मार्च, 1 अप्रैल और 6 अप्रैल को वोटिंग। केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में एक ही चरण में चुनाव। तीनों राज्यों में 6 अप्रैल को वोटिंग। 5 राज्यों में 27 मार्च से 29 अप्रैल तक वोटिंग। 2 मई को एक साथ आएंगे चुनाव के नतीजे। चुनाव आयोग ने अपने कर्मचारियों को बताया फ्रंटलाइन वॉरियर। कहा वोटर्स की सुरक्षा का रखा जाएगा ख्याल। चुनाव आयोग ने कहा 824 सीटों पर 18 करोड़ 60 लाख वोटर्स, 2,70,000 सेंटर्स पर होगी वोटिंग। चुनाव में रोड शो के दौरान 5 गाड़ियों की इजाजत। डोर टू डोर कैंपेन में 5 और नामांकन में 2 लोगों की अनुमति। बंगाल में चुनाव की तारीखों पर सीएम ममता ने उठाए सवाल। कहा एक जिले में 3 चरण में वोटिंग क्यों। सीएम ममता का बड़ा आरोप। चुनाव आयोग ने केंद्र की बनाई लिस्ट घोषित की। कहा बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। बीजेपी ने बंगाल में 8 दौर की वोटिंग का किया बचाव। विजय वर्गीय बोले शांतिपूर्ण होगा चुनाव। यूपी के अलीगढ़ में चलती कार में आग। चालक और उसके साथी ने कूदकर बचाई जान। श्रीनगर के रिहायशी इलाके में लगी भीषण आग। 3 मंजिला इमारत खाक। एमपी के बैतूल में चलते ट्रक में लगी आग। घंटों जाम रही सड़क। मुंबई में आरपीएफ जवान ने बचाई शख्स की जान। विराट ट्रैक पर सुसाइड करने से रोका। पश्चिम बंगाल के शंकरपारा हॉल्ट स्टेशन पर बड़ी साजिश नाकाम। रेलवे लाइन पर मिला बम। जम्मू कश्मीर के रिहायशी में आतंकी ठिकाने का भंडाफोड़। भारी तादाद में हथियार बरामद। बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में थे आतंकी। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा से लश्कर तोयबा के 2 आतंकी गिरफ्तार। ग्रेनेड और AK-47 की गोलियां बरामद। श्रीनगर में सुरक्षा बलों का तलाशी अभियान। डॉग स्क्वाड भी शामिल। 11 आतंकियों के खिलाफ NIA ने दाखिल की चार्जशीट। पश्चिम बंगाल और केरल में अलकायदा केस का है मामला। दिल्ली दंगों का 1 साल पूरा। पुलिस ने दाखिल की तीसरी सप्लीमेंट्री चार्जशीट। मंदी से बाहर निकला भारत। दिसंबर तिमाही में GDP में आई 0.4% की बढ़त। अगले साल 8% तक पहुंचने का अनुमान। सूरत में आम आदमी पार्टी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब। केजरीवाल ने गुजरात से मांगे 5 साल। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उत्तराखंड को दी 5,400 करोड़ रुपए की सौगात। दिल्ली उत्तराखंड को जोड़ने वाली कई सड़कों का शिलान्यास। मंत्री जाकिर हुसैन पर हमले के मामले में 2 गिरफ्तार। मुर्शिदाबाद रेलवे स्टेशन पर हुआ था बम से हमला। पटना में तेजस्वी यादव ने चलाई साइकिल। तेल की बढ़ी कीमतों का जताया विरोध। तिरुवनंतपुरम में शशि थरूर ने रस्सी से खींचा ऑटो। तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन। पेट्रोल की बढ़ी कीमतों पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का अजीबोगरीब बयान। कहा ठंड के कारण बढ़ी कीमतें। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की सुरक्षा में चूक। कानपुर में हेलीपैड पर काला झंडा लेकर पहुंचा युवक। राजस्थान के श्रीगंगानगर में किसान महापंचायत। टिकैत बोले बीजेपी का करो बहिष्कार। यूपी के मिर्जापुर में योगी सरकार पर बरसे अखिलेश। कृषि कानून को डेथ वारंट बताया। कृषि कानूनों का विरोध जारी। बागपत में किसानों ने गेहूं की तैयार फसल पर चलाया ट्रैक्टर। राम मंदिर के चंदे पर रॉबर्ट वाड्रा का बयान। कहा जब चर्च, गुरुद्वारे, मस्जिद के लिए चंदा दूंगा तभी दूंगा मंदिर के लिए चंदा। कानपुर में यूपी सरकार की शादी अनुदान योजना में घोटाला। जो पात्र नहीं उसे भी मिली राशि। सेना के रिटायर फौजी का किसान आंदोलन में योगदान। पंखे बनाकर भेजेंगे दिल्ली। कोयला घोटाले में CBI ED का एक्शन। पश्चिम बंगाल में 15 जगह पर रेड। दिल्ली के कल्याणपुरी से अगवा हुई बच्ची का शव बरामद। परिजनों ने सड़क जाम कर किया हंगामा। PCR वैन में की तोड़फोड़। यूपी के बिजनौर में पुलिस पर लाठियों से हमला। चोरी के मामले में पूछताछ करने के लिए गई थी पुलिस। यूपी के उन्नाव में खड़े ट्रक में घुसी तेज रफ्तार बाइक। हादसे में 3 लोगों की मौत। आगरा में 2 पक्षों में लाठी डंडे चलने के बाद एक शख्स की मौत। पीने के पानी को लेकर हुआ था विवाद। गाजियाबाद में अवैध हथियार फैक्ट्री का भंडाफोड़। 3 आरोपी गिरफ्तार।
लखनऊ के अमीनाबाद में चोरी की बड़ी वारदात, दीवार काटकर पार किए लाखों के जेवरात। पीलीभीत में मौत के 90 दिन बाद कब्र से निकाला गया महिला का शव, संपत्ति विवाद में हत्या का आरोप। महाराष्ट्र में लगातार बढ़ रहे हैं कोरोना मामले, 24 घंटे में 8,333 नए केस, 48 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, 24 घंटे में 256 नए केस, 1 की मौत। दिल्ली, यूपी समेत तमाम राज्यों में दूसरे दौर की टीकाकरण की तैयारी, 1 मार्च से होगा वैक्सीनेशन। कोरोना के बढ़ते मामलों से कानपुर में सख्ती, रेलवे स्टेशन पर नो मास्क नो एंट्री का नियम लागू। ओडिशा में कोरोना पर सरकार अलर्ट, एयरपोर्ट पर बाहर से आने वाले यात्रियों का हो रहा है टेस्ट। नोएडा में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया सरस आजीविका मेले का उद्घाटन, क्राफ्ट कला और संस्कृति मेले की थीम। मां अमृता सिंह के साथ अजमेर पहुंची एक्ट्रेस सारा अली, गरीब नवाज के दर पर लगाई हाजिरी। और न्यूजीलैंड सरकार डॉल्फिन की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध, ड्रोन से की जा रही है डॉल्फिन की निगरानी। अब दमदार 10 का वो एलिमेंट जिसमें हम झूठ की सर्जरी करके सच को सामने लाते हैं। क्या दिल्ली में केजरीवाल सरकार सिर्फ मुस्लिम दंगा पीड़ितों को ही मुआवजा दे रही है? सोशल मीडिया पर एक विज्ञापन इसके लिए वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया गया है। क्या वाकई ऐसा है? देखिए हमने की पड़ताल। सिर्फ मुस्लिम दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने का सच। अगर आप भी सोशल मीडिया पर हैं तो यकीनन यह विज्ञापन आपके पास भी आया होगा। मुमकिन है इस विज्ञापन को देख आपका भी सर खुजलाया होगा, क्योंकि विज्ञापन में जिस मजमून का जिक्र है उस पर सोशल मीडिया में लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। दावा है कि विज्ञापन दिल्ली सरकार ने जारी किया है। दावे के मुताबिक इस विज्ञापन में उन लोगों का जिक्र है जो दंगा पीड़ित हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चौंकाता है वो दावा जो कहता है कि केजरीवाल सरकार सिर्फ उन दंगा पीड़ितों को मुआवजा दे रही है जो मुस्लिम हैं। विज्ञापन में सबसे नीचे दाईं तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तस्वीर लगी है। हेडिंग दी गई है दंगा पीड़ितों की मदद हेतु, लेकिन इस हेडिंग के ठीक साथ में ब्रैकेट के अंदर लिखा है मुस्लिम। अब सवाल यह है, क्या ये मुआवजा सिर्फ दंगा पीड़ित मुस्लिमों के लिए है? क्या इसका फायदा हिंदू या किसी दूसरे समुदाय के लोगों को नहीं मिलेगा? सवाल ये भी कि आखिर इस विज्ञापन की क्या प्रामाणिकता है? साल 2019 के दिल्ली दंगों में कुल 53 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें 40 मुस्लिम और 13 हिंदू थे। वहीं 473 घायलों में से मुस्लिमों की संख्या 288, जबकि घायल हिंदुओं की तादाद 185 थी। लेकिन सवाल ये है कि केजरीवाल सरकार मुआवजा देने में भेदभाव क्यों कर रही है? क्यों सिर्फ मुस्लिमों को ही मुआवजा दिया जा रहा है? हमने इसी सवाल के ऊपर अपनी पड़ताल को फोकस किया। इस सवाल का सच जानने के लिए हमने दिल्ली सरकार से संपर्क साधा तो हमें बताया गया कि विज्ञापन के साथ छेड़छाड़ की गई है। यह विज्ञापन अभी का नहीं बल्कि साल 2020 का है। पुष्टि के लिए हमने वायरल विज्ञापन की असली कॉपी तलाशी तो एक हिंदी अखबार में 29 फरवरी 2020 की तारीख में छपा यह विज्ञापन मिला, जिसके बाद पूरा सच सामने आ गया, क्योंकि इस असली विज्ञापन में कहीं भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, यानी वायरल विज्ञापन एडिटेड है। पड़ताल के आखिर में हमने सीएम केजरीवाल का पुराना बयान भी निकाला, जिसमें वो दिल्ली दंगे के पीड़ितों के लिए मुआवजे का ऐलान कर रहे हैं। सुनिए जरा। हर एक को, उनके परिवार को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, जिसमें 1 लाख रुपया एक्स ग्रेशिया और 9 लाख रुपए डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद होगा। माइनर के केस में डेथ ऑफ अ माइनर में 5 लाख रुपए का मुआवजा, परमानेंट इनकैपेसिटेशन 5 लाख रुपए का मुआवजा, सीरियस इंजरी पे 2 लाख रुपए का मुआवजा, माइनर इंजरी पे 20,000 रुपए का मुआवजा। सीएम केजरीवाल ने भी कहीं भी मुस्लिम शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। इस तरह हमारी पड़ताल में साबित हुआ कि वायरल विज्ञापन एडिट करके तैयार किया गया है, जिसका मकसद लोगों के बीच भ्रम फैलाना है। असली विज्ञापन में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया था कि मुआवजा सिर्फ मुस्लिम दंगा पीड़ितों के लिए दिया जाएगा। दिलचस्प बात ये, वायरल विज्ञापन भी पुराना है, इसके साथ किया जा रहा दावा भी गलत है। टीम न्यूज़ नेशन। तो देखा आपने अनुराग, कैसे दिल्ली सरकार के विज्ञापन से छेड़छाड़ कर झूठ फैलाया जा रहा है। नवेद, इसीलिए हमारा जो एलडीटी प्राइम है वो हर दिन दर्शकों को सोशल मीडिया पर फैले झूठ से बचाता है, अफवाहों से सावधान करता है। तो चलिए अनुराग, अब जल्दी से टॉप 10 में देख लेते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। सर पर हेलमेट, चेहरे पर मुस्कान और पीछे कार्यकर्ताओं का जय श्री राम।
तस्वीरें पश्चिम बंगाल के पंचपोटा की हैं, जहां केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी स्कूटी चलाती नजर आईं। स्मृति ईरानी 24 परगना में पार्टी का प्रचार करने आई थी, जहां फूलों से उनका स्वागत हुआ। स्मृति ने वहां रोड शो भी किया और ममता सरकार पर जुबानी वार भी। अभी कल ही ममता ने तेल की बढ़ती कीमतों का विरोध जताने के लिए इलेक्ट्रिक स्कूटी की सवारी की थी, तो 24 घंटे के अंदर ही स्मृति ने भी स्कूटी की सवारी से उन्हें जवाब देने की कोशिश की। हाथों में बैनर लेकर प्रदर्शन करते हुए ये लोग पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों के टीचर हैं। सिलीगुड़ी के एसडीएम दफ्तर के बाहर शिक्षकों ने अपनी सुरक्षा को लेकर प्रदर्शन किया। इनकी मांग है कि चुनावी ड्यूटी के दौरान उन्हें पर्याप्त सुरक्षा दी जाए। वोट कर्मी असुरक्षित हुए हैं, लेकिन हमें सुरक्षा जो है वो सही ढंग से मिलना चाहिए। उधर निष्पक्ष और भयमुक्त चुनाव के लिए बंगाल के अलग अलग जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती शुरू हो चुकी है। आसनसोल शहर में सीआरपीएफ जवानों ने रूट मार्च किया। रोड शो करके ताकत दिखाई और गुजरात में पैर जमाने का इरादा भी जाहिर कर दिया। आप देख रहे हैं केजरीवाल के मिशन गुजरात की तस्वीरें। सूरत के नगर निकाय में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद केजरीवाल पार्षदों का हौसला बढ़ाने और पार्टी का जनाधार बढ़ाने पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहली बार गुजरात में बीजेपी को किसी पार्टी ने आंखें दिखाई हैं। और इतनी कठिन परिस्थितियों में बिना संसाधन के आप लोगों ने चुनाव लड़ा, ये आप लोगों की बहुत बड़ी भारी जीत है। बीजेपी ने 93 तो आपने 27 सीटें जीती। कांग्रेस यहाँ अपना खाता भी नहीं खोल पाई। कहीं असर, कहीं बेअसर, कहीं दुकानें बंद तो कहीं शटर डाउन। यही रहा कारोबारियों के भारत बंद का लबोलुबाव। देश के अलग अलग शहरों से भारत बंद की अलग अलग तस्वीरें आईं। दिल्ली के चावड़ी बाजार में व्यापारी पोस्टरों के साथ धरने पर बैठे, लेकिन दिल्ली में बंद बेअसर रहा। यही हाल गाजियाबाद का भी रहा। यहाँ भी सबसे पुराना और मेन मार्केट चौपला बाजार गुलजार नजर आया। वहीं भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में भी सभी दुकानें खुली रहीं। हालांकि देश के कई शहरों से बंद को व्यापक समर्थन भी मिला। उत्तर में जयपुर, असम में डिब्रूगढ़, बंगाल में सिलीगुड़ी और बीरभूम में दुकानें बंद रहीं। सड़कों पर सन्नाटा भी दिखा। बड़े उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक वाली कार मिलने के बाद घर की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच उस गाड़ी का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है, जिसे गौर से देखने पर गाड़ी में हलचल नजर आ रही है, यानी कोई शख्स उसके अंदर मौजूद था। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी से एक धमकी भरा खत मिला, साथ में एक क्रिकेट किट बैग और जिलेटिन की छड़ें थी। खत में लिखा है, नीता भाभी और मुकेश भैया, ये एक झलक है, अगली बार ये सामान पूरा होकर आएगा। तुम्हारी पूरी फैमिली को उड़ाने का इंतजाम हो गया है, संभल जाना। खत से साफ हो जाता है कि आरोपी का मकसद अंबानी परिवार को डराना है। कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहे लोगों को बड़ा झटका लगा है। 2 दिन वैक्सीनेशन नहीं होगा। देश में 27 और 28 फरवरी को कोरोना वैक्सीनेशन का काम नहीं किया जाएगा। दरअसल 1 मार्च से कोरोना वैक्सीनेशन का दूसरा चरण शुरू किया जाना है, लेकिन इससे पहले 2 दिन वैक्सीनेशन के लिए बनाए गए कोविन ऐप को अपग्रेड किया जा रहा है। उधर महाराष्ट्र में कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मुंबई, नागपुर, पुणे समेत महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना बेलगाम हो रहा है। मुंबई का ऐतिहासिक ओवल मैदान अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। मुंबई में रोजाना 1000 से ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पुणे में 1500 से ज्यादा, नागपुर में औसतन 1000 मरीज मिल रहे हैं। मुंबई में आने वाले 10 दिन बेहद अहम माने जा रहे हैं। अमेरिकी पॉप सिंगर लेडी गागा ने अपने चोरी हुए डॉग्स को वापस लाने वाले को 3 करोड़ का इनाम देने का ऐलान किया है। एक लूट के दौरान लेडी गागा के 2 फ्रेंच बुलडॉग चोरी हो गए। इस घटना में लेडी गागा के डॉग वॉकर को भी गोली लग गई। लेडी गागा के इन डॉग्स का नाम कोजी और गुस्ताव है। लेडी गागा अपने इन पेट्स से काफी लगाव रखती हैं और इन्हें हर हाल में वापस पाना चाहती हैं। इसलिए लेडी गागा ने अपने पेट्स को वापस लाने के लिए इतनी बड़ी रकम का ऐलान कर दिया है। हालांकि इस घटना में उनका तीसरा डॉग एशिया भागने में कामयाब रहा और पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। यूपी के बागपत में गेहूं की खड़ी फसल को ट्रैक्टर से रौंदकर किसान बिल का विरोध किया जा रहा है। जिस फसल की अपने बच्चे की तरह देखभाल की थी, उसे किसान ने उजाड़ दिया। किसान बिल का विरोध कर रहे किसानों ने चेतावनी दी है कि अगर तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए गए तो वो अपनी फसल को खुद ही बर्बाद कर देंगे और आगे से सिर्फ अपनी जरूरत के हिसाब से ही फसल उगाएंगे। किसान नेता टिकैत के कहने पर यूपी में कुछ जगहों पर किसान अपनी मेहनत की फसल को खुद अपने हाथों से उजाड़ रहे हैं। यूपी के दूसरे जिलों से भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। गुलमर्ग में खेलो इंडिया विंटर गेम्स की शुरुआत हो चुकी है, जिसमें देश भर से आए खिलाड़ी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार हैं। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विंटर खेलों में हिस्सा ले रहे खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। मैं जम्मू कश्मीर को और देश भर से आए सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यूनियन टेरिटरी बनने के बाद ये पहला मौका है जब लद्दाख विंटर खेलों में हिस्सा ले रहा है। विंटर गेम्स में कुल 9 खेलों में खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाएंगे। हवाई सफर करने वालों के लिए एक अच्छी खबर आई है। अब अगर आप सिर्फ हैंड बैगेज के साथ देश में हवाई सफर करते हैं तो आपको किराए में छूट मिल सकती है।
डीजीसीए ने घरेलू उड़ान कंपनियों के लिए नया सर्कुलर जारी किया है, जिसमें जीरो बैगेज पॉलिसी के तहत यात्रियों को किराए में छूट देने का सुझाव दिया गया है। हालांकि किराए में कितनी छूट मिलेगी, ये एयरलाइंस कंपनियों पर ही छोड़ा गया है। तो दमदार 10 में अब आपके चेहरे पर मुस्कान लाने वाला एलिमेंट यानी कि अच्छी खबर। आप अपने घर में पड़े प्लास्टिक के कबाड़ से सुंदर बगीचा तैयार कर सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा है? मध्य प्रदेश के बैतूल की नेहा गर्ग का बगीचा देख लीजिए, कमाल का आइडिया है। गमले तो मैंने बहुत सारे खरीदे, फिर भी मुझे कम पड़ते थे, तो मेरे दिमाग में आया कि हमारे घर में ही कितने सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मैं पेड़ लगा सकती हूँ। अगर आप घर में खाली बैठे हैं या बोर हो रहे हैं तो समय के सदुपयोग के लिए अच्छा विकल्प है। घर में पड़े रद्दी प्लास्टिक का सामान, टायर, कांच, टाइल्स, इस्तेमाल न किए जाने वाले बर्तन और दूसरी कई तरह की चीजों से छोटी सी सुंदर सी रंग बिरंगी हरी भरी फूलों वाली खूबसूरत बगिया आप बना सकते हैं। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले की रहने वाली नेहा गर्ग ने अपने घर की बैल्कनी और दीवार पर कबाड़ से जुगाड़ कर बनाया है खूबसूरत गार्डन। नेहा गर्ग अपनी घर के टूटे फूटे चीजों का इस्तेमाल कर अपने सुंदर से गार्डन में फूल सब्जी उगा रही है। मैंने टायर में शिमला मिर्ची लगाई और मटके में पान लगाया। आमतौर पर घर से निकलने वाला कबाड़ हम फेंक देते हैं या किसी कोने में पड़ा रहता है, लेकिन नेहा गर्ग इन्हीं चीजों का इस्तेमाल कर फूल, शिमला मिर्च, पान, कई ऐसी चीजें उगा रही हैं जिससे इन्हें ना तो बाजार जाना पड़ता है और घर भी सुंदर दिखता है। घर में बागवानी होने से आपका घर तो सुंदर दिखेगा ही, साथ ही ये पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प भी है। टीम न्यूज़ नेशन। चलिए दमदार 10 में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। और ब्रेक के बाद जय हिंद में आपको बताएंगे कि आखिर कैसे और किसकी वजह से पाकिस्तान ने घुटने टेके सीमा पर सीज फायर के लिए मजबूर हो गया।